हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें हम लोगों ने घटना चक्र का जो दृष्टि करंट अफेयर्स 2020 है, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट और क्विक रिवीजन के संदर्भ में देख रहे हैं। तो चलिए इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। हालांकि यूपीएससी के लिए भी हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम अब इसी संडे को है, परसों एग्जाम है। अब बहुत कुछ उसके लिए नहीं किया जा सकता, जितना पढ़ चुके हैं उसी पे जाइए और एग्जाम दें। बाकी यूपी पीसीएस वाले अभी लगातार लगे रहे। तो देखते हैं हम लोग। ये आपका घटना चक्र है दृष्टि का, ठीक। और 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक की इसमें न्यूज है, करंट अफेयर्स है। आगे देख सकते हैं। हालांकि एक चीज़ और बता दें, नियर अबाउट क्वेश्चन पहले तो इसी से आ जाते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अगर आपको पूरी करंट अफेयर्स ठीक करनी है तो आपको एक से अधिक बुक देखनी होगी। लेकिन अभी अगर आप एवरेजन देखते हैं कि हर एरिया में मुझे पासिंग मार्क करके हमें पास करना है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इनफ इज मोर देन दृष्टि। आगे देख सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स में देखेंगे, ये पार्ट 4 है, देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। ये पार्ट गलती से आ गया है, ठीक, इसे हटा दें। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे करंट नोट्स में, तो देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय में पहला है, आप देख सकते हैं भारत म्यांमार संबंधों के संबंध में। तो आप देखिए कि यूपी पीसीएस वाले जो क्वेश्चन चला रहे हैं, एक तो भारत के राष्ट्रपति का दौरा जो है किन किन देशों में हुआ है, और भारत का हाल फिलहाल भारत के पड़ोसी देशों का कौन सा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत आया, कितने मुद्दों पर समझौते हुए, खासकर कोई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस गए तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से इसको देखना जरूरी है। तो हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति आमंत्रण पर म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने, ठीक, आए थे। बाकी पत्नी है तो हायरार्की सिस्टम में उन्हें मिलेगा क्या, प्रोटोकॉल। आगे बात करें तो प्रथम महिला डा चो चो के साथ जो है, इनकी महिला का नाम है ये डा चो चो। हालांकि आप यू विन मिंट याद रखें। इस दौरान जो है म्यांमार के राष्ट्रपति ने क्या काम किया है, बोधगया गए और आगरा जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटनों की स्थलों की यात्रा की है। और तमु मोरे और जो है रिहे कवादार जो है, ये तमु मोरे याद रखें। दूसरा नाम है रिहे काबदर, जो रिहा कवादर जो है झुकाव तार में 2 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वार के रूप में खोले जाने के दोनों जो है स्वागत किया। ये क्या हैं, ये 2 गेट हैं जिन्हें तमु मोरे बोलेंगे, और रिहका बादर झोका बतार, ये बॉर्डर क्रॉसिंग है जिन्हें खोले जाने की स्वागत किया है इन दोनों ने, भारत और म्यांमार ने। तो ये भारत और म्यांमार की सीमा पे है दोनों। आके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैसे हैं। इस दौरान दोनों देशों का आधारभूत ढांचा आप देखें, निर्माण गंगा मेकांग सहयोग ढांचा है, सीतवे बंदरगाह है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, कलेवा यारगई ट्राई हाईवे है, और पलटेवा आंतरिक जल परिवहन है, टर्मिनल है आदि की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। मतलब भारत और म्यांमार इन दोनों पे संयुक्त रूप से पहले ही काम कर रहे हैं। अब देखेंगे हम, भारत ने म्यांमार को कैंसर के उपचार के लिए क्या किया है, भावा ट्रान 2 नामक एक रेडिएशन उपकरण उपलब्ध कराया है। ये भावा ट्रान पूछा जा सकता है क्या है, ठीक। आप याद रखें कैंसर के उपचार के लिए एक क्या है, एक उपकरण है, रेडिएशन थेरेपी का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। आप देख सकते हैं म्यांमार ने भारत के आधार प्रोजेक्ट पर आधारित म्यांमार के राष्ट्रीय पहचान प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग देने का धन्यवाद दिया है। आप देखेंगे म्यांमार ने अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की जो है रूपरेखा समझौते हेतु संशोधन का शीघ्र ही अनुसमर्थन करते हुए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता प्रकट की है। और भारत ने म्यांमार के बागान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
शामिल किए जाने का स्वागत किया। यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है, ध्यान रखना। और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, इसकी सदस्यता अभी इनके पास नहीं है, इनके म्यांमार के पास शायद, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या है, अनुसमर्थन करने हेतु जो है संशोधन का शीघ्र ही अनुसमर्थन करने की कदम उठाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अभी इन्होंने क्या इसका स्वागत नहीं किया। यानी आप देखेंगे भारत न्यूजीलैंड के संदर्भ में तो 20 फरवरी के मध्य न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत की यात्रा संपन्न की। उनके साथ न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री डेविड पार्कर और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया। अपनी यात्रा के दौरान विंस्टन पीटर्स ने भारत के विदेश मंत्री जो है सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ जो है एक राजनीतिक आर्थिक आप देखेंगे जो समझौता होगा वो चर्चा की है। आप इतना याद रखें, उप प्रधानमंत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि इस दौरान श्री पीटर्स ने भारत 2025 संबंधों के निवेश में है, इंडिया 2025 इन्वेस्टमेंटिंग इन द रिलेशनशिप शीर्षक से राजनीतिक दस्तावेज जो है जारी किया गया है। यही आपसे पूछा जा सकता है किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच है। और देखेंगे बाकी तो आप सोच ही सकते हैं कि स्थायी सदस्यता का समर्थन जो भी भारत आता है वो भारत की स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में क्या है समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। और कानूनी समुद्री कानून और लौटते वक्त भूल जाता है। आगे बात करें, समुद्री कानूनों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर सहयोग सहमति जताई है। आप देखेंगे भारत अमेरिका के बीच संबंधों में तो आप देखेंगे 24-25 फरवरी 2020 के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा अमेरिका के प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप ने भारत का राजकीय दौरा संपन्न हुआ। ठीक, प्रथम महिला मतलब इनकी मैडम है। आगे बात करें, यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद स्थित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है। ये क्वेश्चन आप यूपीपीसी वाले पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति ट्रंप जो है गांधी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम गए और राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा पर प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए नरेंद्र मोदी बताया कि भारत एवं अमेरिका रक्षा प्रतिरक्षा और आप देखेंगे राजनीतिक रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी है और तकनीकी सहयोग है, वैश्विक संपर्क है, व्यापार संबंधों तथा लोगों के आपसी जुड़ाव है, तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के मध्य सैन्य सामरिक और लॉजिस्टिक सहयोग की नई ऊंचाइयां ग्रहण की हैं। अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन चुका है। पिछले 4 वर्षों के दौरान दोनों देशों के मध्य $20 बिलियन जो है ऊर्जा जो है देखेंगे, तो अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। आप ये भी देखेंगे कि दोनों देशों के मध्य $20 बिलियन का ऊर्जा व्यापार है, ये पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखेंगे तो देखेंगे हम कि 21वीं शताब्दी के उभरते हुए तकनीकी संसार में होने वाली औद्योगिक क्रांति जो है कौन सी है, औद्योगिक क्रांति 4.0। और आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन यूपीएससी वाले कभी भी पूछ सकते हैं कि 4.0 क्या है, या 4.0 एक औद्योगिक क्रांति है जो तकनीकी संचार क्षेत्र में है। अन्य तकनीकी नवाचारों भारत अमेरिका के परस्पर सहयोग से नित ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। तो औद्योगिक क्रांति 4.0 पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है, याद रखेंगे तकनीकी संचार से है। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान $3 बिलियन का रक्षा समझौता, ये पूछा जा सकता है, ठीक, कि $3 बिलियन का है। और बात करें भारतीय नौसेना हेतु 24 MH-60R सीहाक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर हैं, तब भारतीय थल सेना हेतु 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। आप देख सकते हैं 6 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। हम आगे देखेंगे तो 21 से 27 सितंबर 2019 को मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर है और 22 सितंबर 2019 को टेक्सास इंडिया फोरम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन टेक्सास स्थित NGR स्टेडियम में हाउडी मोदी जो है शेयर्ड ड्रीम तथा ब्राइट फ्यूचर्स, आप देखेंगे जो हाउडी मोदी शिफ्टेड और ड्रीम ब्राइट फ्यूचर्स शीर्षक नाम से एक सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि
25 सितंबर 2019 को टेक्सास इंडिया फोरम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन में क्या हुआ? तो टेक्सास इंडिया एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी शेयर्ड ड्रीम ब्राइट फ्यूचर, ठीक, और हाउडी मोदी शेयर्ड ड्रीम ब्राइट फ्यूचर शीर्षक से सामुदायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रह रहे 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए। आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र के गांधी सोलर पार्क तथा गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में 24 सितंबर 2019 को ये प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क तथा गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में किया है, ध्यान रखना ये। आगे बात करें तो गांधी सोलर पार्क परियोजना के तहत भारत द्वारा $1 मिलियन की आर्थिक सहायता से न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के छत पर रूफटॉप पर सौर पैनल स्थापित किए गए हैं। तो गांधी सोलर पार्क परियोजना के तहत क्या भारत द्वारा $1 मिलियन की आर्थिक सहायता से न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की छत पर क्या हुआ? रूफटॉप पर सौर पैनल स्थापित किए हैं। ये याद रखना, इसे पूछा जाएगा। भारत सरकार द्वारा ये काम किया गया है। आगे बात करें तो देख सकते हैं इसमें 193 सौर पैनल जरूरी नहीं है। हम आगे देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों की जो कुल सदस्य संख्या भी है, आप ये भी देखेंगे कि ये सौर पैनल अधिकतम 50 किलोवाट ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है। गांधी पीस गार्डन एक नवोन्मेषी पहल है, आप देखेंगे, और जिसके तहत स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के परिसर में 150 पेड़ लगाए गए हैं। तो आप देखेंगे गांधी पीस गार्डन के तहत एक नवोन्मेषी है, मतलब नवाचार है, और स्टेट यूनिवर्सिटी है ऑफ न्यूयॉर्क के परिसर में 150 पेड़ लगाए गए हैं। ये पूछा जा सकता है ऐसे ही कि क्या है ये, बाकी तो आपको याद होना चाहिए कि गांधी पीस गार्डन और आप देखेंगे गांधी सोलर पार्क, बस यही दो मुख्य याद रखना है, बाकी तो छोड़ सकते हैं। आगे देख सकते हैं 24 सितंबर 2019 की बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान से स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने श्री मोदी की यह अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु प्रदान किया गया है। आप ये भी देखेंगे महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय स्थित है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चैम्बर्स चैम्बर्स के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीडरशिप मैटर्स रिलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द कारपेंट्री वर्ल्ड, ठीक है, के शीर्षक से उच्च स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की है। आप ये भी देखेंगे अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र सभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित किया है। आप भारत पुर्तगाल के संबंध में देख सकते हैं 2020 में मध्य पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा देखेंगे आप राज की यात्रा पर रहे। वर्ष 2007 के बाद पुर्तगाल के किसी राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा है, याद रखना 2007 के बाद है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा पुर्तगाल के तो राष्ट्रपति हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आगे आगे देख सकते हैं इन समझौता ज्ञापनों पर क्या है, उनमें प्रमुख है लोथल गुजरात में एक राष्ट्रीय समझौता हुए जिनमें एक राष्ट्रीय समुद्री म्यूजियम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु सहयोग है, और दूसरा है औद्योगिक एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सहयोग है करने की बात है। सामुद्रिक परिवहन एवं बंदरगाह के विकास में सहयोग करने भारत की इन्वेस्टमेंट इंडिया पहल के तहत पुर्तगाल स्टार्टअप पहल के बीच सहयोग है। आगे देख सकते हैं इसके अतिरिक्त 7 समझौतों है की घोषणा की गई। ये 7 समझौते याद रखना, बाकी आपसे पूछें या ना पूछें पूछा जा सकता है। बाकी
रक्षा अध्ययन है में विश्लेषण संस्थान, ठीक है, भारत के रक्षा एवं विश्लेषण संस्थान तथा लिस्बन विश्वविद्यालय सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान संस्थान के मध्य रणनीतिक एवं रक्षात्मक संबंधों में सहयोग हुआ है। CSIR के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर विषयक विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान है। पुर्तगाल के इंस्टीट्यूट ऑफ सुपीरियर जो है टेक्निको IST के मध्य उच्चतर विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग है। भारत के HAL तथा पुर्तगाल की SIA के मध्य एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में सहयोग है। पुर्तगाली स्कूलों को लाभ पर वैज्ञानिक प्रष्टीकरण प्रोजेक्ट चलाने के लिए बेंगलोर की ब्यास के और पुर्तगाल की योग कॉन्फेडरेशन के मध्य समझौता हुआ है। आगे हम देखेंगे इसके पूर्व पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो डी कोस्टा ने जो है भारत का दौरा किया है। और भारत वियतनाम के संदर्भ में देखेंगे, वियतनाम के उपराष्ट्रपति डांग थी नोक थिंग थे। ये भारत की राजकीय यात्रा पर है, बहुत खास नहीं है इसमें, अगर कुछ है बस आप छोड़ सकते हैं इसे। बाकी इन्होंने क्या हुआ, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य निर्वाचन हुआ है। अब देखेंगे वियतनाम जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या हुआ था, 2021 के लिए अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। 20 में वियतनाम को आसियान का अध्यक्ष चुना गया है, ये भी याद रखेंगे। आसियान का अध्यक्ष है, यही मेन है। आप देखेंगे 12 फरवरी को भारत और वियतनाम के बीच एक सीधी उड़ान प्रारंभ हुई है। वियतनाम के उपराष्ट्रपति की यात्रा, ठीक, व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। भारत ब्राजील के संदर्भ में देखेंगे तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेरे बोल्सोनारो ने भारत के 71वें दिवस समारोह में देखेंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। श्री बोल्सोनारो यह भारत की अपनी पहली यात्रा है। आप देखेंगे ब्राजील के किसी राष्ट्रपति द्वारा भारत यात्रा में संपन्न हुई थी, जबकि आप देख सकते हैं ब्राजीलियाई राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने क्या है, ये आप याद रखें, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं मिशेल टेमर ने गोवा में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन का दौरा किया था। आप बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत पुराना ये लोग पूछ रहे हैं, आप सीधे आ जाइए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या स्थायी सदस्यता के लिए अपने अपने देशों की आकांक्षा के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या हुआ, NSG में भारत की सदस्यता के समर्थन के आश्वासन के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति को ज्ञापन या धन्यवाद ज्ञापित किया है। आप देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग समझौते हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, तो 15 हुए हैं, याद रखना, बस यही मेन है। आगे आप छोड़ सकते हैं इन्हें, बाकी तो आप देख सकते हैं। जैव ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस, तेल, निवेश, आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग, महिला विकास मंत्रालय के मध्य है, पारंपरिक चिकित्सा है, होम्योपैथिक उपचार है, सामाजिक सुरक्षा है और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, साइबर सुरक्षा है, विज्ञान तकनीकी है, भाववर्ग, भूगर्भ एवं खनिज संपदा, पशु धन एवं डेयरी निवेश परस्पर है। आप देखेंगे भारत मालदीव के मध्य है, तो 6वीं भारत मालदीव संयुक्त बैठक आयोग है, याद रखेंगे। आगे आप इस पे देख सकते हैं कि हुई कहाँ पे है, भारत की यात्रा मतलब नई दिल्ली हुई होगी, छोड़ दीजिए इसे। आप देखेंगे दोनों देशों के बीच नेबरहुड फर्स्टनेस है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मालदीव की इंडिया फर्स्ट है। और इसके बाद देखेंगे दोनों देशों के बीच 3 समझौते हुए हैं। भारत और मालदीव के निर्वाचन आयोग के बीच समझौता है, वित्तीय सूचना इकाइयों के मध्य समझौता है, आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहयोग का समझौता है। बस आगे आप छोड़ दीजिए। और जो अगला सम्मेलन होगा ये मालदीव में जो है 7वां होगा, आप देखेंगे, और ये विदेश मंत्री लेवल का है, याद रखेंगे। ये भी आगे देखेंगे भारत जापान के संदर्भ में, तो जापान के विदेश मंत्री मोटोगी तोशिमित्सु जो हैं, आप देखेंगे रक्षा मंत्री कोनो तारो, भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा विदेश मंत्री बैठक के पहले संस्करण में भाग लेने नई दिल्ली पहुंचे। आप देखेंगे ज्ञातव्य भारत जापान के मध्य 2+2 संवाद आयोजन 2018 में 13वें भारत जापान जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बैठक ने भाग लिया। दोनों पक्षों ने भारत जापान के मध्य 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा वर्ष 2019 में संयुक्त जो है सहयोग सुरक्षा कार्य योजना को क्या है प्रतिबद्धता अपनी व्यक्त की है। दोनों देशों ने भारत जापान के मध्य 2008 की जो है संयुक्त सुरक्षा सहयोग उद्घोषणा तथा वर्ष 2009 की सुरक्षा सहयोग उन्नयन कार्य योजना को
आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। आप देखेंगे फिर हम आगे देख सकते हैं, मंत्रियों ने देशों के सेनाओं के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास के जारी संतोष व्यक्त किया है। मंत्रियों ने द्वितीय धर्म गार्जियन 2019 और सैन्य अभ्यास द्वितीय सिन्यू मैत्री 2019 का सैन्य अभ्यास किया है। तो आप देख सकते हैं ये भारत जापान के बीच एक तो द्वितीय धर्म गार्जियन है सैन्य अभ्यास 2019 और द्वितीय सिन्यू मैत्री, ये दोनों अभ्यास हैं। आप देख सकते हैं आगे देखें तो मानव रहित जमीनी वाहन की बात है। दोनों देश तकनीकी सहयोग में क्या करेंगे, तो आप देखेंगे मानव रहित जमीनी वाहन है जो, तथा रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग की बात है। आप देखेंगे भारत जापान यूएसए की त्रिपक्षीय सहयोग निर्माण का उद्देश्य है। सितंबर तो अक्टूबर 2019 में मालाबार 2019 का सैन्य अभ्यास है। और आप देखेंगे भारत जो है जापान की 2+2 विदेश तथा रक्षा मंत्री स्तर की बैठकों का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा। जापान के नए सम्राट नारुहितो को राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है जापान की यात्रा पर रहे थे। बस यही याद रखना है, बाकी तो छोड़िए। ये जापान के 126वें राष्ट्रपति हैं और बाकी कुछ है खास। 29 वर्षों में अंतराल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली जापान यात्रा थी, कुछ खास नहीं है। आगे बात करेंगे, देख सकते हैं बस ये सुखजी होंग बनजी बौद्ध मंदिर गए थे रामनाथ कोविंद और दौरा किया। बोधगया के लाए गए पौधे को दौरा किया और वहाँ बोधगया से लाए गए एक पौधे को, मतलब बोधगया से एक पेड़ लेके गए। जो सुखजी होंग यहाँ जो है बांजी बौद्ध मंदिर पहुँचे, वहाँ एक पौधा रोप दिया क्योंकि जापान में बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला है। आगे बात करेंगे इंडोनेशिया। तो 2019 के इंडोनेशिया के विदेश मंत्री आप से छोड़ सकते हैं क्योंकि विदेश मंत्री लेवल की वार्ता है। तो दोनों देशों के बीच इतना याद रखें कि अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी की बात है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है, बस यही याद रखना है। बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। बाकी 2019 में भारत और इंडोनेशिया के राजनीतिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। बस आप आगे याद रखें, भारत थाईलैंड के बीच आप देखेंगे आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की यात्रा पर रहे। आप देखेंगे 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में जो है बैंकॉक की कौन सी स्वासदी पीएम मोदी हैं, ये स्वासदी पीएम मोदी, ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम संबोधन किया गया है। अगर स्वासदी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम संबोधन किया गया है। आप देखेंगे थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों ने इस आयोजन का भाग लिया है। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रथम चान ओचा के मध्य हुई बैठक में दोनों नेताओं ने बैंकॉक और गुवाहाटी के मध्य सीधी उड़ान की क्या है सेवा प्रारंभ की है। आप देखेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रख्यात तमिल कवि तिरुवल्लुवर के तमिल ग्रंथ है जो त्रिकुल, आप याद रखें कि बाकी अब सब छोड़ दें, लेकिन दोनों बैंकॉक गुवाहाटी के मध्य एक सीधी उड़ान की बात है। आप देखेंगे तमिल कवि एक तमिल कवि हुआ करते थे तिरुवल्लुवर, इनका तमिल ग्रंथ का नाम है तिरुक्कल। ये एशियन हिस्ट्री में कई बार पूछा जा चुका, फिर से पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने कुछ क्या किया है, गुरु कहते हैं कि गुरु नानक देव की 550वीं जो है प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्के जारी किए हैं। और थाईलैंड में आदित्य बिरला समूह के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समारोह में शामिल हुए थे, मतलब आदित्य बिरला साहब इन्हें बुलाए थे। आगे देखेंगे भारत जर्मनी के संदर्भ में, तो देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जनवरी के जो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जो है 31 अक्टूबर 1 नवंबर 2019 से भारत की यात्रा पर रही। जर्मनी की चांसलर की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य 5वें द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श था। 5th जो है आप इसे देख सकते हैं, आप समझौते पे देख सकते हैं दोनों देशों की यात्रा के दौरान, तो ये समझौते हुए हैं, कुछ खास नहीं, आप देख सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर टॉपिक के लिए बेटर हैं। आप देखेंगे सऊदी अरब और अरब के बीच
तो नरेंद्र मोदी गए थे राजकीय यात्रा पे सऊदी अरब, आप देख सकते हैं अक्टूबर में गए थे, ये भी याद रखें। और 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये दूसरी यात्रा है। इससे पूर्व 2016 में गए थे। सदा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में क्या हुआ, आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, थर्ड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को पूर्ण सत्र में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री की सदा यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, सुरक्षा सहयोग, रक्षा, रुपे कार्डों के लॉन्च और चिकित्सीय उत्पादों के विनियमन जैसे क्षेत्रों में कुल 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। आप याद रखें कुल 12 पे हुए थे। बस आप याद रखें तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव फोरम की बैठक सऊदी अरब में हुई थी। बस यही मेन चीज़ है। आगे बात करें, देख सकते हैं इसमें रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की बात है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हैं तो 8 देशों का चयन किया है। ये इसमें भारत है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान है। आप देखेंगे अब भारत फिलीपींस के बीच का दर्जा, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है फिलीपींस की राष्ट्रीय यात्रा पे गए थे अक्टूबर में, और एपीजे अब्दुल कलाम के बाद आप फिलीपींस की पहली यात्रा है। आप देख सकते हैं फिलीपींस राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पूछा जा सकता है इसलिए। आगे देखेंगे भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव तथा चौथे आसियान भारत बिजनेस शिखर सम्मेलन को क्या है, संबोधित किया है। तो 20 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रपति ने क्यूजोन सिटी में, देखेंगे तो क्यूजोन सिटी आप फिलीपींस में याद रखें, जो है मेरियम कॉलेज में सेंटर ऑफ, यहाँ कुछ खोला इन्होंने, तो सेंटर फॉर पीस एजुकेशन में महात्मा गांधी की आवाज प्रतिमा का जो है, आवाज मतलब कौन सी, फोटो स्टेट वाली, वो जो लगाते हैं ना आधी, पूरे पैरों तक नहीं होगा, जिसे कहते हैं पोस्ट कार्ड, या तो ब्रश प्रतिमा का अनावरण जो कहेंगे अनावरण किया है। आगे बात करेंगे भारत चीन के संदर्भ में, तो 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य द्वितीय औपचारिक शिखर सम्मेलन, आप देखेंगे आयोजन दिल्ली में तथा तटीय नगर मल्लालपुरम में संपन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि मल्लालपुरम को महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। तो आप भारत चीन के संदर्भ में देख सकते हैं कि शी जिनपिंग क्या है, द्वितीय औपचारिक शिखर सम्मेलन है भारत चीन का, तो चेन्नई के निकट तटीय नगर मल्लालपुरम गए। मल्लालपुरम को महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। आगे ये एक विश्व विरासत स्थल है इसलिए पूछा जा सकता है। और 84 में आप देखेंगे विश्व विरासत स्थलों की सूची में से शामिल किया गया था। भारत चीन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता वुहान चीन में आयोजित की गई थी। आगे बात करें तो ये आपके राष्ट्रपति देशों की यात्राएं हैं। आप देख सकते हैं आवक यात्राएं, मतलब आए हैं जो लोग, ठीक, इन्हें लिखा है आवक यात्राएं, देख सकते हैं। तो म्यांमार के राष्ट्रपति क्या नाम है, आप यात्रा भले याद ना रखें लेकिन राष्ट्रपति के नाम याद रखें। म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट है। न्यूजीलैंड की आप छोड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आपको पता ही है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति आप खास याद रखें मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। वियतनाम के उपराष्ट्रपति आप छोड़ सकते हैं, वैसे डांग थी नोंग भारत यात्रा पर आए थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का आपको नाम पता ही है। लग्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री जो है आए थे भारत। आगे बात करें, छोड़ सकते हैं इसे, ब्राजील के राष्ट्रपति जेरे मैसियस और बाल सोनारो भारत की यात्रा पे आए थे। राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे आप। और देखेंगे श्रीलंका के विदेश मंत्री छोड़ सकते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जो है याद रख सकते हैं, जिसे एंटोनियो कोस्टा हैं। आगे पुर्तगाल के राष्ट्रपति भी है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। आगे देख सकते हैं इंडोनेशिया विदेश मंत्री छोड़ दीजिए, मालदीव के विदेश मंत्री छोड़ दीजिए, गिनी के विदेश मंत्री का नाम छोड़ दीजिए और जापान के विदेश मंत्री को भी छोड़ सकते हैं। स्वीडन के राजा कार्ल्स जो हैं, कौन है, 16 में गुस्ताफ रानी सिल्विया के साथ भारत आई थी घूमने। आगे बात करें, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है, गोटाबाया श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। आगे प्रिंस के भूटान
विदेश मंत्री छोड़ सकते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा पे रहते, याद रखना। फिनलैंड के विदेश मंत्री को छोड़ दें। जर्मन की चांसलर है एंजेला मार्केल, भारत की यात्रा पर। निकारागुआ छोड़ सकते हैं। नीदरलैंड की यात्रा पर जो है राजा हैं विल्हेम अलेक्जेंडर, रानी मैक्सिमा भारत आई थी। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए थे। और थाईलैंड के विदेश मंत्री छोड़ दीजिए। आगे देख सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत यात्रा पर। मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमांगीड बटुल्गा भारत की यात्रा पे आए थे। आप देखेंगे जावक यात्राएं, मतलब यहाँ से भारत जाने विदेश मंत्री की यात्रा जो है बेल्जियम, आप विदेश मंत्री को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसे जो सभी विदेश मंत्री की यात्रा है, आप देखें G20 विदेश मंत्री भाग लेने के लिए विदेश मंत्री की जापान यात्रा। आगे गएंगे प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्टॉक और राष्ट्रपति की आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवानिया। ये क्रम पूछा जा सकता है कि यूरोपीय देशों में जब राष्ट्रपति गए थे तो कौन कौन सी देशों में गए थे और इनका क्रम क्या है। तो आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया आप देखेंगे ये जो यस तो आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया गए थे। आप देखेंगे प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा और प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा, प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री की यात्राएं पूछेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अजरबैजान गए और कोविंद साहब फिलीपींस और जापान की यात्रा पे गए थे। आगे बात करें, बाकी आप छोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा, तो आप छोड़ दीजिए। अमेरिका यात्रा पे गए ही थे वो, बाकी आप छोड़ दिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में आ जाते हैं। एक बहुत सिंपल है, यहीं से मेन है। आप देखेंगे बरकाहा अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बरकाहा क्या है? अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। इसका विकास यूएई के शांतिपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में किया है, यूएई ने किया था। और इसके तहत बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जो है क्या हुआ, अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम AENEC तथा कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम KEPC को देखेंगे संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। बरकाहा संयंत्र के अंतर्गत 4 समान परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है, पहले तो आप यूएई में है, दूसरा आप देखेंगे जो किन लोगों ने किया है, तो इसमें दिया है अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम और कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम, दोनों ने मिलकर डिजाइन किया है, विकसित किया है। 4 इसमें इकाइयां हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। 1400 मेगावाट का है। चारों रिएक्टर चालू हो जाने पर संयुक्त उत्पादन क्षमता 5600 मेगावाट की हो जाएगी। ये यूवी की, बाकी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बरकाहा बहुत याद है। अब बात करें, देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात ने बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कि पहली इकाई देखेंगे परिचालन सफलतापूर्वक प्रारंभ की है। आप देखेंगे 29 अगस्त 2020 को पहली इकाई को यूएई के प्रसारण पर ट्रांसमिशन ग्रिड सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। आप देखेंगे इसमें अब नाभिकीय ऊर्जा अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में अरब की खाड़ी के निकट स्थित है, जो यहाँ से उत्पन्न की जा रही है। तो अल दफरा याद रखिएगा यूएई में है, अबू धाबी के पास में है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। आगे देखेंगे दातव्य की यूएई की परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम, ठीक है, आप एनर्जी ENEC द्वारा किया गया है। यूएई अरब जगत का पहला एवं विश्व का 33वां राष्ट्र है जिसने सुरक्षित, स्वच्छ एवं विश्वसनीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया है। ठीक है, आप देखेंगे बरकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आधुनिक APR जो है 1400 परमाणु रिएक्टर तकनीक से सुसज्जित है। तो बरकाहा जो है APR 14 परमाणु तकनीकी पर आधारित है। आगे देखेंगे इस परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पूर्णतः संचालित हो जाने पर यूएई 21 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सक्षम होगा। मतलब आप देखेंगे उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेड जो है रेड सुनामी रेडी टैग है। तो क्या है देख सकते हैं, सुनामी रेडी यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि सुनामी रेडी टैग जो है या सुनामी रेडी क्या है, सुनामी रेडी को कौन दिया है, तो जो यूनेस्को की अंतर सरकारी महासागरीय आयोग है, महासागरीय विज्ञान आयोग है,
तो उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है क्या, सुनामी रेडी। और देखेंगे सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम वर्ष 2015 से ही यूनेस्को संवेदनशील तटीय क्षेत्रों और गांव में सुनामी रेडी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देखेंगे समुदाय तथा उनके नेतृत्व और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन एजेंसियों में सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हम आगे बात करें सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक है। यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑफ ओशन साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21-30 के लक्ष्यों को प्राप्त करने से सुनामी रेडी कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2000 देखेंगे प्रतिवर्ष 5 नवंबर को सुनामी जो है जागरूकता दिवस वर्ल्ड टुनामी अवार्ड डे के रूप में मनाया गया है। हम ये भी देखेंगे दो स्मरणीय तथ्य में देखेंगे 7 अगस्त 2020 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर, आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ठीक है, आई जो है इनकोसिस एवं हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र है, आईटोक का आयोजन वर्चुअल कार्यक्रम के संयुक्त शैक्षणिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अंतर सरकारी विज्ञान आयोग जो है इंटर गवर्नमेंटल और जो है ओशनियोग्राफिक कमीशन द्वारा उड़ीसा राज्य के 2 गांव बैंकेटा रायपुर गंजाम जिला और नेहलिया शाही जगत सिंहपुर जिला में सुनामी रेडी टैग जो है किया गया है। तो हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये पहले ऐसे हिंद महासागर क्षेत्र में ऐसे पहले 2 गांव हैं जिन्हें सुनामी तैयारी हेतु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। यही मेन है। आगे हम देख सकते हैं कि सुनामी रेडी कार्यक्रम को जो है पहला करने वाला है, ये पहल करने वाला या क्रियान्वित करने वाले के संदर्भ में देख सकते हैं। तो भारत पहला देश था, उड़ीसा पहला राज्य हो गया है। बस यही आप देख सकते हैं, बाकी छोड़ दें। अब बात करें तुर्कमेनिस्तान के संदर्भ में, तो विश्व व्यापार संगठन के पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है WTO का। तो आप देखेंगे 91 के पूर्व तक तुर्कमेनिस्तान पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। तुर्कमेन सोवियत समाजवादी गणतंत्र इसका नाम हुआ करता था। आप देखेंगे 27 अक्टूबर 91 को तुर्कमेनिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया के 5 देशों में आते हैं जिससे तान जुड़ा है, अंतिम देश है, ठीक है, जिसको विश्व व्यापार संगठन के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य एशियाई देशों में ऐसा कौन सा आखिरी देश है जिसने विश्व व्यापार संगठन के साथ अपने औपचारिक संबंधों को बढ़ावा दिया है या शुरुआत की है, तो वो नाम है तुर्कमेनिस्तान। आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य में 22 जुलाई 2020 को जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन WTO की सामान्य परिषद जनरल काउंसिल की एक बैठक में सदस्य राष्ट्रों ने सर्वसम्मति संगठन में तुर्कमेनिस्तान के जो है पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया है। आप देखेंगे जो है जिनेवा में आयोजित है, WTO की सामान्य परिषद है और जनरल काउंसिल एक बैठक है और सदस्य राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से संगठन में तुर्कमेनिस्तान तथा को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है तुर्कमेनिस्तान ने। आगे बात करें देखेंगे तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 25वां पर्यवेक्षक राष्ट्र है। आप देख सकते हैं कौन सा। आगे देखेंगे वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या देखेंगे कितनी है, 164 है। आप देखेंगे विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना आप देख लीजिए 1 जनवरी 1995 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अरे बहुत बात हुई है। और वर्ष 2018 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 48 में क्या बनाया गया था, गैट बनाया गया था, टैरिफ एंड व्यापार संबंधी सामान्य करार है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना के बाद 95 में गैट को ही जो है बैठक में इसे विश्व में बता दिया, विश्व व्यापार संगठन में कन्वर्ट हो गया। आगे देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है भारत। आप देखेंगे हालांकि 8 जुलाई 1948 से भारत विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था गैट का भी सदस्य रहा था, आप ये चीज़ पता है। अब बात करें बोयामी गरीबी सूचकांक आया जो 2020 का है। आप देख सकते हैं इसमें 10 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक ऊपर जो है ही ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्हीं
टेटिव की बात है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय एसडीआरओ द्वारा नियुक्त किया गया है। ओपीएचआई यूएनडीपी के अलकीरे फास्टर विधि है। ये अलकीरे फास्टर विधि की विकास जो है बहुआयामी गरीबी के मापन के लिए किया गया है। ठीक है, यूएनडीपी ने क्या हुआ, एक अलकीरे, नाम याद रखिएगा, अलकीरे फास्टर विधि है, इसका विकास क्या किया है, बहुआयामी विकास के मापन के लिए किया है। वर्ष 2020 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI विश्व के 100 से अधिक देशों में जो वैश्विक जनसंख्या के 76% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, गरीबी की तीव्र एवं विवश स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। MPI प्रत्येक राज्य की वंचनाओं, जिसे कहेंगे 3 आयामों में विभक्त 10 संकेतकों के मध्य की गणना करता है। आयाम में देख सकते हैं आप, तो आयाम में देखेंगे ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें, देखेंगे तो जो वैश्विक जनसंख्या के 76% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीबी की तीव्र एवं विवश जो है स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। अलकीरे फास्टर विधि जो है विकास बहुआयामी गरीबी के मापन लिए किया गया है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी याद रखेंगे आप। गरीबी की जो है गरीबी की तीव्र एवं विवश तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करता है। MPI प्रत्येक स्थिति की वंचनाओं जो है डिप्रेशन जो है डिप्रेवेशन की 3 आयामों में 10 सेकांतों के 3 आयाम हैं, 10 सेकांत उसके संकेतक हैं, याद रखना। ठीक है, 3 आयाम हुए, इन तीनों के 10 संकेतक के आधार पर। ठीक है, आयाम हैं, आप देख सकते हैं 3 आयाम कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कितने आयाम हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। आय से इसमें कोई लेना देना नहीं है, गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर की बात है। आगे बात करें स्मरणीय तथ्य में देखेंगे, जो यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी का मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 प्रकाशित किया गया है। इस वर्ष की रिपोर्ट में केंद्रीय विषय था, आप देखेंगे थीम याद रखेंगे, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के मार्गों की रूपरेखा तैयार करना। यह इसका विषय था कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के लिए मार्गों की रूपरेखा तैयार करना, SDG को प्राप्त करना। ठीक, तो इसका विषय याद रखना। विषय आप देख सकते हैं कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने के लिए जो है गरीबी की रूपरेखा तैयार करना, SDG को प्राप्त करना, ये सारे काम क्या हैं, चार्टिंग pathway out of multi-dimensional poverty, achieving of SDG। रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देशों की 1.3 बिलियन आबादी, तो 25 जो है 22% लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट के अनुसार 107 विकासशील देश हैं, उसमें 1.3 बिलियन आबादी के लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं। आगे देखेंगे 1.3 बिलियन बहुआयामी गरीब लोग, आधा हिस्सा 644 मिलियन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। बहुआयामी गरीबों को 84.3% उप सहारा अफ्रीका और 55.8 दक्षिणी एशिया 530 मिलियन निवास करती है। आगे बात करें निरपेक्ष पदों पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में सबसे तेजी से कमी लाने में क्रमशः है सिएरा लियोन, मार्टिनिया, लाइबेरिया और तिमोर लिस्ते, गिनी और जो है रवांडा। हम देखेंगे आगे तो देख सकते हैं गरीब सापेक्ष गरीबी जो के स्तर में सबसे तेजी से कमी लाने के देश में देखेंगे उत्तरी मैसिडोनिया, चीन है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, तुर्कमेनिस्तान और मलेशिया है। इन देशों में प्रत्येक ने अपना MPI मूल्य न्यूनतम 12% की दर से क्या है कम किया है। 3 देशों के क्रम में बांग्लादेश और भारत नेपाल के MPI मूल्य देखेंगे तो भारत नेपाल के MPI मूल्य सबसे तेजी से बिकने वाले 16 देश शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, भारत, नेपाल का अपना MPI मूल्य है। आप देखेंगे इसमें कि भारत ने 2005-06 में, 15-16 में
273 बिलियन लोगों को बयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, भारत ने 5, 6, 7, 15, 16 के मध्य 273। भारत का जो MPI आप देख सकते हैं, अमूल्य 5, 6 में 0 जो है था, अब पहले था 0.283 से घटकर 2015-16 में 0.123 हो गया है। अब देखेंगे जो 2005-6 में बयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या 642 मिलियन 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 से घटकर 369 बिलियन 27 हो गई है। अमेरिका खुला आकाश संधि से बाहर निकल रहा है। आप देखेंगे ओपन स्काई ट्रीटी से जो है परिकल्पना से 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो है डिवाइड आइजनहावर द्वारा ये संधि किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के क्षेत्र के निशस्त्र हवाई निगरानी उड़ानों के संचालन की अनुमति प्रदान करने के अंतर सैन्य प्रादेशिकता एवं सहयोग के प्रोत्साहित करती है। यह संधि 24 मार्च 2029 को हस्ताक्षरित हुई थी और 1 जनवरी 2002 को सीधे प्रभावी हुई। वर्तमान में 34 देश इसके पक्षकार हैं, ध्यान रखना। आगे देख सकते हैं ये स्मरणीय तथ्य के रूप में देखेंगे तो अमेरिका ने औपचारिक रूप से खुला आकाश संधि ओपन स्काई ट्रीटी को अपने आप को अलग करने का निर्णय सूचित किया है। संधि की शर्तों के अनुसार इस संधि के तहत अमेरिका की प्रतिबद्धताएं अगले 6 महीनों में समाप्त हो जाएंगी। आगे बात करें, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा OST से बाहर निकलने का निर्णय अमेरिकी प्रशासन द्वारा की गई 6 महीने की गहन जांच के बाद लिया गया है। इसमें स्पष्ट था कि OST में बने रहना अमेरिका के हित में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार रूस ने OST का उचित ढंग से पालन नहीं किया है। ठीक है, ज्ञातव्य है रूस ने सितंबर 2019 में एक सैन्य अभ्यास के आयोजन के दौरान अपने क्षेत्र में अमेरिकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ज्ञातव्य है पिछले वर्ष अमेरिका ने रूस के साथ हुई मध्यवर्ती सीमावर्ती परमाणु बल संधि से भी अपने को अलग कर लिया था। आप देखेंगे तो अमेरिका पहले जो मध्यवर्ती सीमा परमाणु संधि से अपने को अलग किया था अमेरिका ने पिछले वर्ष। आगे देख सकते हैं मध्यवर्ती सीमा परमाणु बल संधि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी USA तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य जो है 87 में हस्ताक्षरित हुई थी। WHO से बाहर होने की घोषणा के संदर्भ में देख सकते हैं अमेरिकी प्रशासन ने 6 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को पत्र लिखकर इस विवाद अवगत कराया कि 6 जुलाई 2021 में WHO छोड़ देगा। इससे पूर्व अप्रैल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO की आर्थिक सहायता रोकने के लिए ऐलान किया है। ठीक है, आप देखेंगे WHO के साथ WHO से बाहर होने की घोषणा है इसे 6 जुलाई 2021 को जो है WHO छोड़ देगा। आगे देख सकते हैं इससे पूर्व अप्रैल अमेरिकी राष्ट्रपति WHO की आर्थिक सहायता रोकने का ऐलान किया था। विदित है WHO की संस्था छोड़ने से पहले किसी भी सदस्य को 1 वर्ष पूर्व नोटिस देना होता है। और आगे बात करें, ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका विश्व के कई लोकतांत्रिक बहुपक्षीय समझौतों पहलों पर संगठनों से बाहर निकल चुका है। इसने यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ईरान परमाणु करार और जलवायु पेरिस समझौते, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की संधि से आदि प्रमुख इनसे क्या है अमेरिका निकलने की तैयारी कर चुका है। आगे देखेंगे तो USA वर्ष 1948 से ही WHO का सदस्य है। आगे सतत विकास रिपोर्ट आई है, आप देख सकते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि सतत विकास रिपोर्ट इसका पहला विश्वव्यापी सर्वेक्षण है जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश द्वारा दी गई प्रगति का आकलन किया जाएगा। सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रकाशित होने के बाद वार्षिक रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रव्यापी जो है देशों के प्रदर्शन को ट्रैक करने तथा उन्हें रैंक प्रदान करने हेतु सर्वाधिक अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराती है। स्मरणीय तथ्य में देख सकते हैं 30 जून 2020 को क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास तत्वाधान में SDN सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सॉल्यूशन नेटवर्क सतत बात करेंगे सतत विकास रिपोर्ट 2020 जो है जारी की गई है। आगे देख सकते हैं यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 166वें
संयुक्त राष्ट्र के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड है, SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड संपन्न करती है। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे है इसको। तो 30 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की है। आगे बात करें, यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से जो है संयुक्त राष्ट्र की 166 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के लिए सतत विकास जो है क्या होगी, जो सूचकांक डैशबोर्ड SDG इंडेक्स डैशबोर्ड प्रस्तुत करती है। हम ये भी देखेंगे वर्ष 2020 की रिपोर्ट में विषय सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ कोविड-19 रखा गया है। इस सूचकांक में दोनों देशों के मध्य प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 अंक दिए जाते हैं। आप देखेंगे 0 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों को और 100 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रों को दिया जाता है। पूर्व के संस्करणों के अनुरूप ही 3 नॉर्डिक देशों को इस सूचकांक के हेतु प्रथम 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे जो 3 नॉर्डिक देश हैं इनको ही क्या है पहले इस वर्ष के प्रथम सूचकांक के प्रथम 3 जो हैं स्थान प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें, देख सकते हैं वर्ष शीर्ष 2020 के शामिल हुए ओकेड देश हैं। आप देख सकते हैं पहला है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है फिनलैंड। तो देख सकते हैं जिसमें जो SDG सूचकांक में 2020 के प्रमुख देशों की स्थिति आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। सतत विकास तो इस संयुक्त राष्ट्र के विकास सतत नेटवर्क है, 166 देश हैं और देखें हैं भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड। और आगे देख सकते हैं जो इसका विषय या थीम याद रखना है। तो विषय या थीम है सतत विकास लक्ष्य की ओर कोविड-19, सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19 की बात एक साथ है और 0 से 100 अंक दिए जाते हैं। 0 सबसे खराब है, 100 सबसे अच्छा। तो इसमें देख सके हैं 3 नॉर्डिक देशों को प्रथम 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। तो स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ये नॉर्डिक देश हैं। तो SDF याद रखना। चीन की भारत की स्थिति इसमें 117वें स्थान पे याद रखना और 61.9 इसका स्कोर है, ये याद रखेंगे। बाकी आप फिर स्वीडन को याद रखेंगे SDG में, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड याद रखेंगे। SDF की बात है और भारत की बात है। आगे बात करेंगे सूडान में दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति। तो भारत आप देखेंगे 117वें स्थान पे ही है और यहाँ भी भारत 117वें स्थान पे है। भारत के नीचे आप देख सकते हैं जो है दक्षिण एशियाई देशों में श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव नियर अबाउट सभी जो क्या हैं भारत के नीचे हैं दक्षिण एशियाई देशों में। आगे बात करें, देख सकते हैं ब्रिक्स देशों की स्थिति, भारत की स्थिति अगर देखना हो तो ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति 117वीं है और ब्राज़ील और रूस के बाद तीसरे स्थान पे है। पूछा जा सकता है भारत की स्थिति ब्रिक्स देशों में चीन से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, याद रखें इस चीज़। और लेकिन टोटल आप नंबर में आप देखेंगे 48वें स्थान पे है चाइना, ठीक है। और आप ये भी देखते हैं कि भारत 170वें स्थान पे है। लेकिन आप ब्रिक्स देशों में देख रहे हैं कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक। आपको हम यहाँ बता दें कि जहाँ जो आंकड़ा है वो ऊपर है लेकिन हमने इसका स्कोर नहीं देखा। स्कोर के हिसाब से ही देखना होगा। आप स्कोर के हिसाब से देख सकते हैं कि स्कोर के हिसाब से भारत की स्थिति 100 कितनी है, यहाँ भी हम आपको कुछ गलत बता गए हैं कि स्कोर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसको इन्होंने जो रैंक बैठा ली है, रैंक के हिसाब से 170वीं भारत की है। तो भारत से रैंक खराब है पाकिस्तान की 56 है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान जो है भारत से बेहतर स्थिति में है। अफगानिस्तान और सिर्फ आप देख सकते हैं भारत से खराब स्थिति में जो देश हैं वो भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बाकी सभी देश जो हैं पड़ोसी देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। तो याद रखेंगे सिर्फ इस चीज़ को, ठीक। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इससे सिर्फ स्थिति जो है दक्षिण एशियाई देशों में भारत की अच्छी है, बाकी सभी देशों से भारत की स्थिति खराब है, याद रखें। आगे रखें, आप देखेंगे
ब्राज़ील, रूस, भारत के संदर्भ में तो आप ब्राज़ील के संदर्भ में देख सकते हैं। ब्राज़ील का आंकड़ा आप देखेंगे तो 72.7 है, और रूस का आंकड़ा देखेंगे 71.9 है, और चीन का आंकड़ा देखेंगे तो 61.9 है। आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील के आंकड़े के संदर्भ में, तो ब्राज़ील में आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील की स्थिति भारत से ज़्यादा अच्छी है। फिर इसके बाद रूस जो है की भी स्थिति है, आप देखेंगे भारत की स्थिति इसमें सबसे निम्न स्थान पे है, याद रखेंगे 170वें स्थान पे है। भारत से सभी स्थान ऊपर है। आप देखेंगे ब्रिक्स देशों में पहला स्थान चीन का है, याद रखें। दूसरा स्थान ब्राज़ील का है। ठीक, आगे याद रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, तो देख सकते हैं 6 देशों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में पता है चीन, भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। शेष 10 सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के अनुसार महासभा द्वारा चुने जाएंगे। हम ये भी देखेंगे स्मरणीय तथ्य में 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है। आप देखेंगे एशियाई प्रशांत क्षेत्र में भारत का चुनाव 184 सीटों पे हुआ है, जबकि कुल मतदान करने वाले जो बात है आप देखेंगे तो कुल मतदान करने वाले 192 देश हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से 100 भारत का चुनाव 184 सीटों पे हुआ है, याद रखना। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र भारत का चुनाव 184 वोटों से हुआ है। 192 देश थे, तो आप देख सकते हैं इसमें सर्वप्रथम वर्ष 2019-50, इसमें एक भी दिखा दिया। पहले कब था? तब 50 से 51 में पहली बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। 18वां अवसर है, 8वां अवसर है जो भारत का सदस्य चुना गया 51 में, इसका 67-68 में, इसके बाद देखेंगे 72-73 में, फिर 77-78 में, 84-85 में, 91-92 में, 2011-12 में, अब इस बार। तो आप देख सकते हैं 2 वर्षीय कार्यकाल होता है इसका। और भारत के अतिरिक्त आइसलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे भी इसके लिए चुने गए थे। आप देख सकते हैं, बाकी आप छोड़ दीजिए, बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करेंगे 2020, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की बात होगा। तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीसेज IEP द्वारा प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स का प्रकाशन किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग जो है 99.7% भागों को आच्छादित करता है। इस सूचकांक में विश्व में शांति स्तर बनाए 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों को आधार दिया जाता है। आप देख सकते हैं 23 संकेतों को जिन 3 विस्तृत विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है वे निम्न हैं। पहला है समाज में बचाव एवं सुरक्षा का स्तर, द लेवल ऑफ जो है सोसाइटेबल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आगे है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार है, द एक्सटेंट ऑफ और जो है ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात है। सैन्यकरण की बात है, द डिग्री ऑफ मल्टी रिलेशन की बात है। आप स्मरणीय तथ्य में देख सकते हैं कि 11 जून 2020 को IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2020 जो है जारी किया गया है। इस सूचकांक को 14वां संस्करण माना गया है, ठीक है, IEP द्वारा। और ये इसकी शीर्षक है ये जटिल विश्व में शांति की समापन, ठीक है, मेजरिंग पीस एट द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ठीक है, याद रखिएगा कि मेजरिंग पीस एंड द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की बात है। जटिल विश्व में शांति का मापन ये वैश्विक शांति सूचकांक में रखी गई बात है, और ये रखा गया है इंस्टीट्यूट फॉर और इकोनॉमिक्स एंड पीस ने प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें जो है विश्व शांति स्तर के मापन के लिए 23 गुणात्मक मात्रात्मक संकेतों का, ठीक, आप इसे छोड़ दीजिए। इसमें बात रखी गई है निम्न है समाज के बचाव सुरक्षा का स्तर है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार है, और सैन्यकरण की बात है। आप इसकी बात देख सकते हैं। आगे देखेंगे इसके सूचकांक 163 स्वतंत्र देश क्षेत्रों की उन्नति की शांति की परस्पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार देखेंगे
2019 में वैश्विक औसत शांति स्तर 0.34% की गिरावट की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका जो है MENA, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक विश्व के सबसे अशांत क्षेत्र की बात है। तो आप देख सकेंगे कि विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका की बात है, जिसको नाम दे सकते हैं MENA या मीना कह लो आप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, तो MENA आप देख सकते हैं। तो इसमें जटिल विश्व में शांति का मापन हो रहा है, 163 देश शामिल हैं। आप देखेंगे 2019 में वैश्विक औसत स्तर में 0.34% की गिरावट है। मध्य पूर्व उत्तरी में क्या हुआ, अशांत क्षेत्र है, विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। हम देखेंगे GPI 2020 के अनुसार विगत वर्ष की भांति यूरोप विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण क्षेत्र है। आप ये भी देखेंगे GPI 2020 में शांति के स्तर में सर्वाधिक सुधार करने वाले देश 5 देश हैं। 5 लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट पीसेस में क्रमशः देखेंगे तो अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका और होंडुरास है। आगे बात करें 19 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का आर्थिक प्रभाव है तो $14.5 बिलियन क्रय क्षमता PP के पदों में दर्ज किया गया। वैश्विक GDP में 10.6% और $1.909 व्यक्त किया गया है। GPI 2020 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड याद रखना, हर बार लगभग होता है। आगे विगत वर्षों की बात, भारत अफगानिस्तान विश्व का सबसे अंतिम अशांत देश है, तो अफगानिस्तान सबसे अशांत है, ध्यान रखना। और आगे देखेंगे 2019 में देखेंगे तो 2019 में आप देख सकते हैं कि हिंसा का आर्थिक प्रभाव, ये क्रय शक्ति क्षमता की बात थी। और यूरोप विश्व का सबसे महत्वपूर्ण शांतिपूर्ण क्षेत्र है, ऐसा आप देखेंगे इसमें बात कही गई है। तो आइसलैंड की बात देखेंगे पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड, फिर पुर्तगाल, 3 याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ठीक है, इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे GPI 2020 में विश्व भारत को 163 देशों के स्थान पे ये जो शांति में क्या मिला है, 139वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 में 141वां स्थान प्राप्त था। इस बार 139वां स्थान प्राप्त है। अब हम IMD वैश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग देखेंगे आप 2020 के संदर्भ में। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग मूल रूप से एक वार्षिक पुस्तक है, ईयर बुक है, जिसे IMD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र WCC वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर संकलन किया गया है। इस रैंकिंग में 337 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर विश्लेषण के द्वारा 63 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें 4 श्रेणियां हैं, आर्थिक प्रदर्शन है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, आधारभूत संरचना है और सरकार की कार्यकुशलता है, व्यावसायिक दक्षता है। आप देख सकते हैं आर्थिक प्रदर्शन है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात है, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार की कार्यकुशलता है और व्यावसायिक दक्षता की बात कही है। आप आगे बात करें स्मरणीय तथ्य में तो देखेंगे 16 जून 2020 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WCI वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग जारी की गई है। बस 2019 की भांति 20 में भी इस रैंकिंग को सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे इस हिसाब से कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की बात है, 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है। WCI वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की बात है। आप देखेंगे बस 2019 की भांति 2020 में भी इस रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, इसे ध्यान रखें आप। इसमें 4 श्रेणियां हैं, आर्थिक प्रदर्शन है, आधारभूत संरचना है, सरकार की कार्यकुशलता है और व्यावसायिक दक्षता की बात की गई है। आप इसे इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट की 32वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है WCI। आप देखेंगे सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त है और दूसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त है और स्विट्जरलैंड को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त है। छोड़ सकते हैं, इसमें पहला याद रखें कि सिंगापुर है। आगे बात करें नीदरलैंड उसमें 5वें स्थान पर, इसे छोड़ संयुक्त राज्य अमेरिका को भी छोड़ें। अब भारत के पास आ जाएं सीधे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं तो आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर सबसे ज़्यादा नीदरलैंड है, सरकार की कार्यकुशलता में हांगकांग है, व्यावसायिक दक्षता में डेनमार्क है, आधारभूत संरचना स्वीडन है। बहुत ज़्यादा पूछेगा, यहाँ से पूछेगा भारत की रैंकिंग में। आइए यहाँ भारत का रैंक है 43वां, ठीक, IMD में।
याद रखने का। आप देखेंगे IMD विश्व जो वार्षिक जो ईयर है स्विट्जरलैंड का है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र WCC वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है। ठीक इसी के आधार पर इसमें जारी किया है। सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है, स्विट्जरलैंड का था ये जो इंस्टीट्यूट, और डेनमार्क को दूसरा है। भारत का स्थान 43वां है 43। बाकी इसमें आप छोड़ दें। ब्रिक्स देशों में देख लें तो ब्रिक्स देशों में चीन सबसे आगे 20वें स्थान पे है, और रूस 50 में, और ब्राज़ील 56 और दक्षिणी अफ्रीका 59वें स्थान पे है। आप देख सकते हैं। तो इस आधार पर चीन के बाद भारत का स्थान आ जाता है। आगे बात करें गैपी GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। आप देखेंगे 15 जून 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी, ठीक है, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है वैश्विक साझेदारी यानी GPAI के संस्थापक सदस्यों ने भारत के अलावा अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूनियन EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया शामिल हैं। आप देखेंगे GPAI अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक हैं, और GPAI सचिवालय पेरिस में स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की बात है ओकेड की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात है ओकेड में शामिल है। GPAI में 2 विशेषज्ञ हैं मॉन्ट्रियल, ठीक, 2 विशेषज्ञ केंद्रों की बात है तो मॉन्ट्रियल और पेरिस स्थापित हैं। आगे इसमें देख सकते हैं। बाकी इसमें आप देख खास चीज़ नहीं है। ओकेड अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति नेतृत्व जो है तथा जीव की वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यों के बीच संयोजन के सेतु का कार्य करता है। ओकेड के विशेषज्ञ केंद्र आप देखेंगे AI परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रशासनिक और अनुसंधानी सहायता प्रदान करेंगे। ये विशेषज्ञ केंद्र एवं वार्षिक GPAI बहुहितधारक विशेषज्ञ पूर्ण सत्र का आयोजन भी करेंगे। ऐसा प्रथम आयोजन कनाडा में दिसंबर 2020 में आयोजित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय AI पोर्टल एक है, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आप देखेंगे जिन्हें मंत्रालय ने आप याद रखें जो है राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल जिसे बोलते हैं www.ai.gov.in को लॉन्च किया है। पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त रूप से विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय शासन विभाग है, नेशनल गवर्नमेंट डिवीजन तथा NASSCOM की बात होगा द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत के AI संबंधित गतिविधियों के विकास के लिए पोर्टल एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। हम देखेंगे चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन की बात, तो चीन के जो है सिंजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुसलमान जो है क्या है अब हो रहे अत्याचार, ताइवान के साथ विवाद, अमेरिका के साथ हो रहे व्यापार युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र में मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है 8 लोकतांत्रिक देशों की विधायी सदस्यों द्वारा चीन पर जो है 8 अंतरसंसदीय गठबंधन IPAC इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना का गठन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि अंतर संसदीय गठबंधन क्या है, तो इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना की बात है, IPAC की बात है। और देखेंगे 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देश हैं अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद के सांसदों ने चीन पर अंतर सरकारी गठबंधन किया है। और उस समय APAC के 18 राजनीतिक शामिल थे जिसमें US सीनेटर मार्को रूबिया और बॉब मेंडोज यूरोपियन सांसद प्रमुख हैं। आप देख सकते हैं UPSC के संदर्भ में क्वेश्चन ज़्यादा बेटर बन सकता है। यहाँ से आगे देख सकते हैं तो जबकि वर्तमान में इसमें कुल 16 देशों से 100 देशों से अधिक संसद शामिल हैं। IPAC लोकतांत्रिक देशों के सांसदों पर गठबंधन है। इस गठबंधन का सृजन लोकतांत्रिक देशों के मध्य एक समन्वित प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके माध्यम से चीन के वर्तमान आचरण एवं भविष्य की महत्वाकांक्षी से चुनौतियों से निपटा जा सकता है। वर्तमान में IPAC शामिल देश हैं तो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, युगांडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया, इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य तथा स्विट्जरलैंड है। जो है यूरोपीय संसद के अंतर्गत इसमें गठन किया गया है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के बीच में 2020 देखेंगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक मंच के सहयोग से निर्मित किया गया है। EPI उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरण मुद्दों पर क्या करेगा, प्रदर्शन के आधार पर जो है रैंक प्रदान की जाएगी। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2006 में प्रकाशित किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे तो 4 जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 जारी किया गया है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में विश्व के 180 देशों के 11 श्रेणियों को 32 संकेतों के आधार पर विभाजन किया गया। अब आप सीधे आ जाइए, छोड़ दीजिए, आप डेनमार्क देख सकते हैं, सबसे है, लाइबेरिया इसमें अंतिम है। आगे बात करें तो डेनमार्क, डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है और स्विट्जरलैंड है। आप देख सकते हैं डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड है। आगे देखेंगे तो लाइबेरिया पहले स्थान पर, म्यांमार दूसरे स्थान पर और अफगानिस्तान तो आखिरी जो है आखिरी 3 देख सकते हैं, लाइबेरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान। पहले 3 डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड। भारत में देखेंगे 180 देशों की 168वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, आप याद रखें। और स्कोर है 177 पहले था, अब कितना हो गया, 9 स्थानों की कमी आई है, देख सकते हैं। बस यही एक अंतर है, बाकी तो छोड़ सकते हैं। ब्राज़ील के संदर्भ में आप देखेंगे अगर तो ब्राज़ील में देखेंगे जो है चीन, भारत सबसे आखिरी पायदान पे है, देख सकते हैं। ठीक, इससे पहले आप स्कोर देख सकते हैं सभी के और रैंक देख सकते हैं। ब्राज़ील पहले पे है। आप देखेंगे इन सूचकांकों के अन्य प्रमुख देशों के, स्विट्जरलैंड को तीसरा, बाकी आप छोड़िए, कोई पता नहीं है। विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है 2020 देख सकते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस स्थित स्वयंसेवी संस्था है, 2002 से RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रदर्शित किया जा चुका है। इस सूचकांक में 180 देशों के सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया गया है। फिर भी सूचकांक पत्रकारिता की गुणवत्ता को नहीं, बल्कि प्रेस एवं पत्रकारों के सुरक्षा के स्तर को समाचारों में निर्बाध रूप से सर्वेक्षण प्राप्त करता है। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे जो 2020 को एक स्वयंसेवी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। आप देखेंगे पहला स्थान है नॉर्वे को, जो दूसरा स्थान है फिनलैंड को, तीसरा स्थान है डेनमार्क को। आप याद रखें तीनों को जो है WPI के आधार पर, तो प्रेस के आधार पर देखेंगे नॉर्वे पहले है, फिनलैंड दूसरा है, डेनमार्क तीसरे है और भारत की स्थिति इसमें है 142वें स्थान पर भारत है इसमें विश्व प्रेस के आधार पे। आगे बात करें, नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष इस पे है। आप देखेंगे 19 में, बस 19 की तुलना में मलेशिया 123वीं और सुधार के संदर्भ में देखेंगे मिला है तो मलेशिया का स्थान सबसे अच्छा और हैती जो कि 62वां से 83वां का सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई हैती में और मलेशिया सबसे सुधार की स्थिति में है। अब भारत का स्थान 138वां था जो 19 में 140 था, अब 20 में 142 हो गया। आप देख रहे हैं भारत की रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों में गिरी हुई है, ठीक, क्योंकि पत्रकारिता का स्तर नीचे गिरा हुआ है, लोकतंत्र डैमेज की बात है। 180 आप देखेंगे उत्तर कोरिया है, एक सबसे लास्ट स्थान में आप देख सकते हैं उत्तर कोरिया है, तुर्कमेनिस्तान है। बस आप रैंकिंग के संदर्भ में देखेंगे ब्रिक्स देशों में, तो ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो भारत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका और किससे, ब्राज़ील से खराब है, लेकिन रूस और चीन से बेटर है। आगे बात करें तो आप देख सकते हैं मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष मृत्युदंड पर क्या है आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। 77 से संगठन में मृत्युदंड समाप्त होने के प्रारंभ किए थे, ठीक है, ये इस पे काम कर रहा है समाप्त किए जाने। मात्र 16 देशों में ही सभी अपराधों हेतु, ठीक है, मौत की सजा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। आगे आज ये संख्या बढ़कर 106 पहुंच गई है। जनवरी 2019 की अवधि मृत्युदंड को न्यायिक प्रयोग पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल नवीनतम रिपोर्ट 2021-20 की जारी की गई है। 2019 में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2019 में न्यू हैम्पशायर ऐसा 21वां अमेरिकी राज्य बन गया है जिसने सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 2019 में न्यू हैम्पशायर
ऐसा 21वां अमेरिकी राज्य बन गया है जो सभी अपराधों के क्या है मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। हैम्पशायर अमेरिका का राज्य। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात देखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2018 में की तरह बस 2019 में भी 20 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा क्रियान्वित की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं 19 में 106 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों में तो मृत्युदंड को समाप्त किया था, जबकि अब तक 142 देश कानूनन व्यवहार में मृत्युदंड समाप्त कर चुके हैं। जहां बस 18 में 690 से अधिक लोगों को मृत्युदंड क्रियान्वित किया गया था, 19 में ये 657 प्लस थी। अब देखेंगे इसमें चीन के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं, तो प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति को मृत्युदंड यहाँ दिया जाता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चाइना मारेंगे। आगे मृत्यु आधिकारिक रूप से इसकी संख्या गुप्त रखी जाती है, फिर भी 2019 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंड की संख्या चीन में ही मानी गई है और 19 में सर्वाधिक जो है तो 251 प्लस मृत्युदंड ईरान में दिए गए हैं। ठीक है, क्रियान्वित किए गए हैं। आप बात करेंगे। ठीक, आगे बात कर सकते हैं सऊदी अरब। आप ये याद रखें, बाकी छोड़ दें, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, भारत के संदर्भ में कोई आंकड़ा इसमें दिया है, आप वो देख सकते हैं, बाकी आप नहीं। भारत में देखेंगे तो 102 लोगों की स्थिति है, यही एक आंकड़ा याद रखें, बाकी आप छोड़ सकते हैं सभी। आगे बात करें सऊदी अरब। अल बैस हेतु मृत्युदंड की समाप्ति है, तो देखेंगे अप्रैल 2020 में सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा देश के कानून में सुधार करते हुए अल बैस को अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हेतु मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। मृत्युदंड की घोषणा आप देखेंगे मृत्युदंड की सजा के स्थान पर अल बैस का अपराधियों हेतु अधिकतम 10 वर्ष की उम्र कैद का प्रावधान है। और देखेंगे 18 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्या है मृत्युदंड। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के विरुद्ध सऊदी अरब ने मंजूरी दी है। आप देख सकेंगे 2016 से 19 के मध्य मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। आगे बात करें 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया गया था। उत्तर मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना है। क्वेश्चन यूपी से पूछ सकता है, तो देख सकते हैं आप 49 में अमेरिका, कनाडा और 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर बनाया था। मतलब 12 सदस्य संस्थापक सदस्य देश थे। यूके, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और लग्जमबर्ग, अमेरिका, कनाडा, ये थे संस्थापक सदस्य। में वाशिंगटन संधि होती है, तो नाटो आता है वाशिंगटन ट्रीटी के साथ या उत्तरी अटलांटिक संधि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के साथ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके फलस्वरूप नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन या अस्तित्व हुआ है। नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य एक शांति संगठित सुरक्षा प्रणाली का सृजन करने हेतु उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र देशों के मध्य एक छत्र के नीचे लाना। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे तो 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया ने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ठीक है, सदस्यता ग्रहण की है। तो इस प्रकार आप देखेंगे मैसेडोनिया के बाद अब उनकी सदस्य संख्या 30 ही गई है। अब नाटो की सदस्य संख्या बढ़कर 30 हो गई है। उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य नाटो का 30वां सदस्य है, जबकि उत्तरी मैसेडोनिया कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये भी और ये भी ध्यान रखें। इसकी स्थापना के बाद से अब 7 बार नाटो का विस्तार हो चुका है। ठीक है, और बात करें 12 संस्थापक सदस्यों के बाद सर्वप्रथम 1952 में ग्रीस एवं तुर्की इसमें शामिल किए गए थे, नाटो के सदस्य बने। तत्पश्चात वर्ष 55 में पश्चिमी जर्मनी, वर्तमान जर्मनी, 82 में स्पेन और 99 में पोलैंड, हंगरी चेक गणराज्य शामिल बने। और 4 में देखेंगे बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, लोस्लाविया एंड आप देखेंगे बाल्कन कंट्री सब इसमें आ गए। और देखेंगे स्लोवेनिया और 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया को ठीक इसमें 17 में मोंटेनेग्रो को नोटे की सत्ता मिलेगी। आगे बात करें उत्तरी मैसेडोनिया नाटो की जो है शांति के लिए साझेदारी PEF की बात है, पार्टनरशिप ऑफ पीस की योजना 1955 में शामिल हुआ था। ध्यातव्य है उत्तरी मैसेडोनिया अभी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं बन सका है। यूरोपीय संघ का अभी जो उत्तरी मैसेडोनिया है उत्तरी जो है किसका सदस्य नहीं बना है, इसका ये बात करें यूरोपीय संघ का। आगे बात करें विश्व प्रसन्नता सूचकांक के संदर्भ में, तो हम देख सकते हैं 2020 के संदर्भ में, तो प्रसन्नता के संदर्भ में हम देख सकते हैं इसमें। चलिए हम प्रसन्नता के बाद ये वीडियो हम फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। ठीक,
तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।